नेक्स्ट हम बात करेंगे गुप्त काल की। गुप्त काल को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया, नष्ट हो गया, ये गिर गया मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से। उसके बाद में क्या हुआ, भारत में शुंग, सातवाहन, कुषाण आदि वंशों का शासन रहा। शुंग, सातवाहन, कुषाण आदि वंशों का शासन रहा मौर्य साम्राज्य के बाद। कुषाण जो शासक थे, देखिए कुषाण जो शासक थे, कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कनिष्क हुआ। कुषाणों का शासन भी भारत में रहा और इसी वंश का जो है एक प्रसिद्ध शासक सबसे ज़्यादा हुआ, कनिष्क सबसे प्रसिद्ध था। कनिष्क का जो साम्राज्य था वो काफ़ी विशाल था। 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली। कौन सी शताब्दी में? चतुर्थ शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली। इस वंश ने, कौन से वंश ने? गुप्त वंश ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 200 वर्षों तक। गुप्त वंश के शासन काल में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में अधिक समृद्धि हुई। देखिए, गुप्त काल के शासन काल में जो है, गुप्त वंश के शासन काल में सर्वाधिक वृद्धि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में हुई, जिसकी शुरुआत मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त एवं आचार्य चाणक्य ने की थी। किसने की थी शुरुआत इसकी? मौर्य जो सम्राट थे चंद्रगुप्त, इनके शासनकाल में सांस्कृतिक परंपरा की समृद्धि शुरुआत हुई थी और आचार्य चाणक्य के द्वारा हुई थी। अब देखिए, गुप्त वंश का प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम था, जो सन 319-20 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम कब शासक बना? गुप्त वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था ये 319-20 में शासक बना। और देखिए, कई बुक्स में जो है अलग अलग डिफरेंस मिलता है इसके अंदर भी। 319-20 ईस्वी में शासक बना था। कौन? गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वह कुशल प्रशासक, कला व साहित्य का संरक्षण, उदार व शासक था। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अब बात करेंगे समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सहयोगी पुत्र है। समुद्रगुप्त किनका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। और ये चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी शासक। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना था और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सहयोगी पुत्र समुद्रगुप्त जो है मगध का शासक बना। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश का बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। वह पराक्रमी, वीर व विद्वान था। राजा बनते ही उसने उत्तर भारत के सभी शासकों को पराजित कर दक्षिण तथा पूर्वोत्तर में भी अपना राज्य विस्तृत किया। समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया और उसकी स्मृति में अश्व के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए। तो अश्व मतलब घोड़े के चित्र अंकित सोने किसने चलाए थे? किस गुप्त शासक ने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया था। और समुद्रगुप्त ऐसा राजा था, शासक था जो उत्तर भारत के सभी शासकों को उसने हराया और दक्षिण और पूर्वोत्तर में भी अपने राज्य का विस्तार किया। अब देखते हैं समुद्रगुप्त की जो है एक इमेज। देखिए, यहाँ पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इस पिक्चर में। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष का काल माना जाता है। दोनों ही रूपों से, सांस्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से ही भी, दोनों दृष्टियों से जो है समुद्रगुप्त का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का जो है काल माना जा सकता है। उसके दरबार में अनेक कलाकार विद्वान थे। किसके दरबार में? गुप्त वंश का जो शासक था समुद्रगुप्त। हरिसेन उसका मंत्री व लेखक था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी।
हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री भी था और लेखक भी था, और इसी ने जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, रचना की थी। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। किस प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के अभियानों की जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से, जिसकी रचना की थी हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का मंत्री और लेखक। समुद्रगुप्त जो खुद था, ये महान संगीतज्ञ था। समुद्रगुप्त खुद महान संगीतज्ञ था, जिसे वीणा वादन का शौक था। और पिक्चर में देखिए आप, वीणा बजाते हुए इसमें दिखाया गया है इसको। समुद्रगुप्त को संगीतज्ञ था और वीणा वादन का शौक था उसको। वह प्रजापालक व धर्मनिष्ठ शासक था, जिसने वैदिक धर्म और परंपरा को अनुसार क्या किया? शासन किया। इसमें इस पैराग्राफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री था और लेखक था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, और इसी प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी प्राप्त होती थी। और समुद्रगुप्त को वीणा वादन का शौक था और ये खुद महान संगीतज्ञ था। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। वह अपने पिता समुद्रगुप्त की तरह प्रतिभाशाली शासक था। उसने कला विद्या के संरक्षण अद्वितीय योद्धा के रूप में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। उसने शक व कुषाण शासकों को हराया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक व कुषाण शासकों को हराया। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य है, ये भी भारतवर्ष के बहुत बड़े भाग पर विस्तृत था। विजय अभियानों के बाद जो है उसने विक्रमादित्य, कौन सी उपाधि धारण की? विजय अभियानों के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत भी किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय अभियानों के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर विक्रम संवत चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध क्षेत्र में जितना वीर रणकुशल था, शांति काल में उससे अधिक कर्मठ था। वह स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आश्चर्यदाता था। उसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिन्हें नवरत्न कहा गया है। पिक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पिक्चर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी विजय अभियानों के बाद में, और इन्हीं ने चलाया था विक्रम संवत। नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। देखिए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कौन कौन से थे? फर्स्ट है महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। अमर सिंह, थर्ड है घटकरपर, फोर्थ है धन्वंतरी, चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता। शंकु, 6 है वराहमिहिर, 7th नंबर पे है शपणक, 8th नंबर पे वेताल भट्ट और 9th नंबर पे वररुचि। महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, शपणक, वेताल भट्ट और वररुचि, ये 9 रत्न थे विक्रमादित्य के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में लिखा है कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। चांडालों के अलावा कोई मांस मंदिर का सेवन नहीं करता है, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल प्रजा के लिए सुखमय व संपन्नता भरा था। गुप्त काल में प्रजा सुखी थी, राजा दयावान थे, धन व्यय की कोई कमी नहीं थी, चारों ओर समृद्धि और उन्नति का बोलबाला था। सोने के सिक्के प्रचलन में थे। इस काल में कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, इसलिए गुप्त वंश का शासन काल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। किस राजवंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है? गुप्त वंश का, क्योंकि इसी वंश के शासनकाल में कला साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और फाहियान इनके बारे में लिखता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रजा सुखी थी, राजा न तो शारीरिक दंड देता है न ही प्राण दंड, चांडालों के अलावा कोई मांस और मंदिरा का सेवन नहीं करता और लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। ऐसा किसने लिखा है? चीनी यात्री फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया।